नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और वीडियो में कोई भी प्रश्न को स्किप ना करें। इसके अलावा इसमें कई सारे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ डाउनलोड करने के बाद आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन करें। जब आप रिवीजन करेंगे तो क्या होगा कि आपको वो चीज़ें बार बार याद हो जाएंगी। आप चाहें तो लिख करके रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन के नहीं करेंगे तो आप जितनी भी चीज़ें मेहनत कर रहे हैं वो सारी की सारी बेकार हो जाएंगी। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेल का नया अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेल का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सोमा मंडल, विनीता सिंह, सरोज बाला या नेहा रूपानी? तो सही जवाब है दोस्तों, सोमा मंडल को जो है सेल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसईबी दोस्तों क्या है? सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है जो कि भारत सरकार को सलाह देती है कि आप किसे नियुक्त करें किसे नहीं नियुक्त करें, और इसके साथ साथ यह जो है नियुक्ति का सारा काम भी देखती है। पीईएसबी जो है इन्होंने सलाह दी इंडियन गवर्नमेंट को कि आप जो है सेल का अगला अध्यक्ष जो है सोमा मंडल को नियुक्त करें। पीईएसबी जो है सलाह देने का काम करती है। सोमा ने वर्ष 2018 में सेल के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला था। अब इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया है सेल का। वर्तमान में सोमा अध्यक्ष जो है नाल्को भुवनेश्वर में निर्देशक के रूप में नियुक्त हैं। इसी के साथ वह नाल्को की पहली महिला निर्देशक भी बनी है। तो दोस्तों नाल्को की पहली महिला निर्देशक कौन है? तो वो है सोमा मंडल। सोमा मंडल को वर्तमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह पर नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय निकाय है। पीईएसबी की स्थापना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रबंधकीय नीति विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। यानी कि प्रबंधन के जो है क्या क्या नीति बनाएंगे, इसलिए यह संस्था बनाई गई है। और विशेष रूप से सरकार को उनके शीर्ष प्रबंधन यानी कि जो हायर पोस्ट होते हैं उन पदों पर नियुक्तियों की सलाह देने के लिए भी इसका गठन किया गया है। तो ध्यान देंगे, सोमा मंडल जो है सेल की जो है नई अध्यक्ष बन गई हैं और नाल्को की वह पहली महिला निर्देशक भी बनी थी। पीईएसबी का पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में अक्षय कुमार किस स्थान पर रहे हैं? साल 2020 की सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट निकालती है, आप जानते हैं सबसे अमीरों की सूची भी फोर्ब्स मैगजीन निकालती है, कौन सब महंगे एक्टर हैं उनकी भी सूची निकालती है। तो ये सालों भर जो है सूची निकालती रहती है। तो इसमें नंबर 1 पे हैं ड्वेन जॉनसन। ये एक्टर हैं हॉलीवुड के, आपने काफ़ी फिल्मों में देखा भी होगा। ये द रॉक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हाल ही में इनकी जुमंजी एवं अन्य कई सारी फिल्में आई हैं। और अक्षय कुमार एकमात्र स्टार है जो टॉप 6 में अपनी जगह बना पाए, या कहें कि टॉप 10 में जो है भारत से जो है सबसे नंबर 1 पे यही हैं जिन्होंने 6ठे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। इनकी सालाना कमाई है 48.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ड्वेन जॉनसन की कमाई है सालाना 87.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाईएस्ट पेड एक्टर है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के टॉप सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में बॉलीवुड नेता अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय स्टार रहे। टॉप 10 में सिर्फ एकमात्र भारतीय स्टार अक्षय कुमार रहे। वर्ष 2020 में अक्षय कुमार की कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर रही, जिसके अनुसार उन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया है। इस सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन, दूसरे स्थान पर रियान रोनाल्डो जो तीसरे स्थान पर मार्क वहलबर्ग, चौथे स्थान पर बेन एफ्लेक और पांचवें स्थान पर विन डीजल जो फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में भी आपने इन्हें विन डीजल को काफ़ी बार देखा होगा। और 6ठे नंबर पर भारत के एकमात्र स्टार अक्षय कुमार रहे हैं।
अगला प्रश्न है, जी के मेनन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जी के मेनन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी के मेनन जो है एक पत्रकार थे। जी के मेनन का हाल ही में निधन हुआ, वह एक पत्रकार थे। मुंबई यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक एवं वरिष्ठ खेल पत्रकार। वरिष्ठ खेल पत्रकार क्या होता है दोस्तों? आप सबने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हिंदुस्तान प्रभात खबर लास्ट के सेकंड या थर्ड पेज पे आप देखते होंगे कि पूरा एक पेपर जो है खेल के बारे में दिया रहता है। तो हर एक पेज के लिए जो है अलग अलग टीम होती है न्यूज़पेपर में, जो अलग अलग पेज का जो है राइटिंग करती है, एडिट करती है। ठीक है, तो खेल के जो है वरिष्ठ पत्रकार थे जी के मेनन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। वह इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सब जानते हो अंग्रेजी न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम कर चुके हैं। वह मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य भी थे। उन्होंने 1952-1953 में बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी भी जीती थी। तो जी के मेनन कौन थे दोस्तों? जी के मेनन एक वरिष्ठ पत्रकार थे और मुंबई यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी थे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद भसीन को जो है नया चेयरमैन बनाया गया। किसका? ICRIER। ये क्या है दोस्तों? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च, यानी कि इंडियन क्या ऐसी सभा है, ऐसी संस्था है जो रिसर्च करती है किस चीज़ पर? ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। भारत के दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वह उन पे रिसर्च करते हैं। और उनका चेयरमैन किसे बनाया गया है? प्रमोद भसीन को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रमोद भसीन जो है वर्तमान में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER के अध्यक्ष ईसर जज अहलूवालिया की जगह लेंगे। अभी वर्तमान में है ईसर जज अहलूवालिया, उसकी जगह पर प्रमोद भसीन जो है बनेंगे क्या? चेयरमैन। प्रमोद भसीन वर्तमान में ICRIER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष, यानी कि जो बोर्ड है, जो गवर्नर्स की बोर्ड है, उनके जो है उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अब यह जो है चेयरमैन बनेंगे प्रमोद भसीन। RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया है? चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया है? तो पॉजिटिव पे नामक सुविधा को जो है RBI ने लॉन्च किया है। किसलिए दोस्तों? धोखाधड़ी को रोकने के लिए। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। RBI के वर्तमान गवर्नर है शशिकांत दास ने चेक लेन देन के अंतर्गत होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे पहल की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत ग्राहक लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले उसकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप किसी के व्यक्ति के नाम से चेक काट रहे हैं तो आपको पहले क्या करना होगा? साथ साथ जो है सामने वाले व्यक्ति का एक फ़ोटो खींच कर जो है आपको एक यूज़र ID पासवर्ड होगा जहाँ पर आपका जो बैंक है उस बैंक में आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने ID के जरिए। इस पहल के शुरुआती दौर में 50,000 तक की सीमा रखी गई है, जो कि 20% लेन देन और 80% मूल्य से कवर होगी। ऐसी सुविधा दूसरे निजी बैंक केवल ICICI के पास ही है। अब RBI ने सभी बैंकों के लिए यह सुविधा अनिवार्य कर दी गई है, जिसका नाम है पॉजिटिव पे। क्यों किया गया है? चेक की धोखाधड़ी को रोकने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ने जो है कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं? साइबर अपराध पुलिस स्टेशन क्या होते हैं दोस्तों? वैसे पुलिस स्टेशन जहां पर आप साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कहने का अर्थ है अगर आप ठगी के शिकार हो गए, ऑनलाइन आपका कोई भी समस्या आया है जिसमें आप शिकार हो गए, आपको ठग लिया गया है, लूट लिया गया है, या आपके साथ किसी प्रकार का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, या अन्य कोई भी समस्या जो डिजिटल समस्या से उत्पन्न हुई हो, वो साइबर अपराध के अंतर्गत आती है और इसके लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराधों को मद्देनजर रखते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। वर्तमान में सिर्फ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के 2 पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की सुविधा उपलब्ध है, परंतु अब इनकी कुल संख्या 18 हो गई है। अभी नए
16 खोले गए हैं और 2 जो है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में थे। तो कुल मिलाकर 18 हो गए। राज्य सरकार ने मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी जिले में 16 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। इन पुलिस स्टेशनों में क्या होगा दोस्तों, अलग से जो है कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था रहेगी। हैकर्स रहेंगे, एथिकल हैकर्स रहेंगे जो तुरंत ही आपकी जानकारी को निकालेंगे। अभी आमतौर पर क्या होता है, जो वर्तमान में जो आम नागरिकों के लिए जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती है, इसलिए आम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत ने जो है ग्रेटर माले एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन यूएसडी अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत ने जो है माले एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव देश को देने की घोषणा की है। इस योजना में क्या किया जाएगा दोस्तों, 100 मिलियन डॉलर की सहायता जो दी जा रही है भारत के द्वारा मालदीव देश को, वो इसके बारे में डिटेल जानते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, एस जयशंकर हैं। उन्होंने भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट एवं 100 मिलियन की यूएसडी अनुदान स्वरूप देने की घोषणा की गई है। 100 मिलियन डॉलर जो है अनुदान दिया जाएगा और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? माले जो है मालदीव देश की राजधानी है, वो आप जानते हैं वो समुद्र में काफ़ी सारे टापुओं से मिलकर बनी हुई है। तो वहाँ से जो है थिलाफूसी, माले से थिलाफूसी को जोड़ने के लिए 6.7 किलोमीटर पुल परियोजना के तहत ये राशि मदद की जा रही है। क्या किया जा रहा है, माले से जो है थिलाफूसी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 6.7 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है और इसी परियोजना के लिए जो है भारत ने जो है 100 मिलियन की यूएसडी अनुदान स्वरूप, अनुदान का मतलब होता है वैसा पैसा जिसे कि वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो 100 मिलियन डॉलर की जो है अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि इसे वापस नहीं मांगा जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि जो है मालदीव और भारत में जो है अच्छे संबंध बने रहें। ये सब एक तरह से डिप्लोमेसी होती है दोस्तों, कूटनीति होती है। मालदीव ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एयर ट्रैवल बबल प्रोग्राम भी शुरू किया है। एयर ट्रैवल बबल प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, इसमें अभी आप जानते हैं सारी अंतर्राष्ट्रीय जो है यात्राएं ठप हैं। एयरलाइन की जो है सारी यात्राएं ठप होने की वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव है और यहाँ भारत है। तो इन दोनों के बीच में एयर बबल, यानी कि एयर बबल का मतलब होता है दोस्तों, ये प्लेन है, आप इसे ऐसे समझिए कि ये एयर बबल एक तरह से इसे पूरी तरीके से क्वारंटाइन की तरह भेजा जाएगा लोगों को और फिर रिसीव किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सुरक्षित यात्रा के लिए किया जा रहा है। इसे ही कहते हैं एयर ट्रैवल बबल प्रोग्राम। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले। वहाँ की मुद्रा कौन सी है, मालदीवियन रुपया है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए India@75 समिट मिशन 2022 आयोजित किया है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या प्रकाश जावड़ेकर? तो सही जवाब है दोस्तों नितिन गडकरी ने जो है India@75 समिट मिशन 2022 आयोजन किया है, नितिन गडकरी जी ने किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME, ठीक है, उद्यम मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन जो है India@75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसके तहत देश को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह सम्मेलन मुख्यतः री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया क्या अर्थ होता है, री इन्वेंटिंग यानी कि फिर से इन्वेंट करना, जन्म देना टेक्नोलॉजी को भारत में जो है नई टेक्नोलॉजी को फिर से जन्म देना है और इसका प्रचार करना है। MSME मंत्रालय ने इसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए तक का निवेश मूल्य और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार मूल्य को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है,
किसने पॉलिसी दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक योजना शुरू की है? अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन अभियान चालू किया है। तो बुपा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, या बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो सही जवाब है दोस्तों LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत जीवन बीमा निगम ने जो है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन अभियान जो है शुरू किया है। कोविड-19 के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गई है और साथ साथ जो है सभी देशों की कहीं ना कहीं हालत खस्ता हो रही है और आम लोगों की भी अर्थव्यवस्था काफ़ी ढीली पड़ गई है। इसलिए जो है LIC ने जो है स्पेशल रिवाइवल यानी कि एक तरह से पॉलिसी लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी को अगले 5 साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। इसके अंतर्गत चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई रियायत नहीं दी गई है। ऐसी योजनाओं को मुख्यतः पॉलिसी धारक को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है जो कि खराब परिस्थितियों के कारण अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए। यानी कि वैसे लोग जो अपना प्रीमियम भरना होता है दोस्तों, अगर आप मासिक जैसे कि आप LIC लेते हैं तो आप सब जानते हैं कि आपको मंथली या ईयरली आपको कुछ ना कुछ उसमें जमा करना पड़ता है, उसे ही प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम आपको भरना होता है। अब लॉकडाउन के कारण अगर जो लोग प्रीमियम नहीं भर पाए, जिनकी हालत ख़राब हो गई है, उनको अगले 5 साल के लिए जो है फ्री छोड़ा गया है कि अगले 5 साल में वो जब चाहें प्रीमियम भर करके उसे फिर से चालू कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा क्या होता है कि जब आप प्रीमियम को देना बंद कर देते हैं तो आपकी वो LIC अकाउंट भी बंद हो जाती है और जितने भी पैसे आपने लगाए वो सारे के सारे डूब जाते हैं, सब कुछ बेकार हो जाता है। लेकिन अभी जो है लोगों की हालत ख़राब होने के कारण यह रियायत दिया गया है LIC के द्वारा, इसलिए इसका नाम रखा गया स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। यानी कि अगर आप 5 साल के भीतर तक आप अपनी जो है पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं और इसके अंदर आपको चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई रियायत नहीं दी गई है। आपको चिकित्सा मानकों को पूरा करना पड़ेगा और जो है 5 साल के भीतर आप कभी भी इसे चालू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस फाउंडेशन ने WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? मित्तल फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन या रिलायंस फाउंडेशन? तो सही जवाब है दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन ने जो है WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर जब WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी WGDP, ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, के उद्देश्य से डिजिटल डिवाइस के अधीन काम करने के लिए पहल को शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम व्यापार के अवसरों के विस्तार के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको लग रहा है कि आप इसे सीख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और इसके साथ साथ आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर या अन्य सोशल मीडिया पर आप इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।